वेलकम टू द रॉयल अकेडमी। ठीक है, आज से हम लोग एनसीईआरटी लेक्चर का स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी के जो भी लेक्चर्स होंगे, हो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी लेक्चर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल रोल निभाते हैं एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी लेक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज का। तो एनसीईआरटी सीरीज में जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, हिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 8 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10, 11, 12 तक भी चलेगी, लेकिन फर्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करें क्लास 8 से। ठीक है, तो क्लास 8 का एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, तो उनके तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, बोर्ड पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव निकाल के लिख दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक्स, इसमें बस इतना ही ऑब्जेक्टिव निकाल के रखा गया है, मतलब चैप्टर फर्स्ट में। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसका जो फर्स्ट बात बताया गया है कि और जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो बुक्स होते हैं, ठीक है, वो परीक्षा मंथन का हो या बहुत सारे बुक्स में ये सारे टॉपिक नहीं दिए होते, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि ये सारे बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। और अभी आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो बिहार एसएससी का हो या बीपीएससी का हो, वो खासकर एनसीईआरटी में लोग फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लोग एनसीईआरटी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक्स है, ठीक है, तो बताया गया है यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को क्या किया था, हिंदुस्तान का मैप बनाने का ऑर्डर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव आप जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, 1857 में। ठीक है, तो उसने क्या किया, रेनेल एक ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है, और ड्राइंग बनाता था। तो रेनेल को उसने क्या किया, एक आदेश दिया कि जाओ और भारत का तुम नक्शा तैयार करो। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पहला नक्शा जो तैयार करने का काम किया, उसने किसने किया, रेनेल ने किया। ठीक है, ताकि फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का जो मैप बनाने का काम किसको सौंपा, रेनेल को सौंपा। ठीक है, चलिए, अब होता क्या है कि रेनेल, हम पहले ही बताइए, ड्राइंग भी बनाता था, और रेनेल ज़बरदस्त ड्राइंग बनाता था। तो रेनेल ने एक ड्राइंग बनाया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो ब्रिटिश अधिकारी है। ठीक है, और ब्रिटिश तरफ का है, तो उसके मन में इंडियन लोगों के लिए क्या मतलब अर्जी रही होगी, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तब पर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। उसने एक ड्राइंग बनाया। ठीक है, और एक बहुत फेमस ड्राइंग है, बहुत सारे बुक में वो ड्राइंग देखा गया। ठीक है, तो जो उसने ड्राइंग बनाया रेनेल ने, ठीक है, उस ड्राइंग में उन्होंने दिखाया कि जो बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं, लाइक जो हिंदुस्तान में रहने वाले सिटीजनशिप है, खास करके जो ब्राह्मण्स थे, उन्होंने उस ड्राइंग में दिखाया कि आपको चैप्टर फर्स्ट में ड्राइंग मिल जाएगा कि ब्रिटेनिया जैसे हम लोग भारत माता जो हमारी होती हैं, ठीक है, जैसे हम लोग भारत को भारत माता के रूप में सिंबल करते हैं, ठीक है, वैसे ब्रिटिश साम्राज्य को उन लोग ब्रिटेनिया एक मतलब लड़की है जो लाइक जब भारत माता जैसे ड्रेस पहनी होती है, ठीक है, तो ब्रिटेनिया के रूप में उसको मतलब ब्रिटिश सत्ता का वह प्रतिनिधि करती है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो उस पिक्चर में दिखाया गया कि ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को, अपने पौराणिक बुकों को क्या कर रहे हैं, ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। ठीक है, और ऐसा मतलब रेनेल ने लिखा, ठीक है, कि इसका अर्थ यह है कि जो इंडियंस लोग हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि इस फिगर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम अपनी सारी संस्कृति को आपके हाथों में सौंप रहे हैं और आप आइए और हमारी संस्कृति की रक्षा कीजिए। यानी हम आह्वान दे रहे हैं कि ब्रिटिश लोग आएँ और भारत की संस्कृति की रक्षा करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश व्यू, इंडियंस व्यू के हिसाब से बात नहीं हो रही है, ब्रिटिश व्यू के भी हिसाब से बात हो रही है। ब्रिटिश लोग कह रहे हैं, ठीक है, कि जो ब्रिटेनिया है वो क्या करेगी, जो ब्रिटेनिया है यानी जो ब्रिटिश लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, भारत की संस्कृति का रक्षा करेंगे, इस फिगर के माध्यम से कर रहे हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कितनी संस्कृति की रक्षा हुआ, अच्छा खासा शोषण किया ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मतलब ये ब्रिटिश व्यू था। ठीक है, फिर इसके जब आप एनसीईआरटी के पेज नंबर सेकंड पे आते हैं तो एक फिगर है। ठीक है, तो उस समय आप अभी भी जानते हैं कि जो मार्केटिंग होते हैं, लाइक जो भी मार्केटिंग होता है इंडियन मार्केटिंग में, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे दो कंपनियां हैं कॉलगेट की, लाइक जो कॉलगेट खुद है, एक पतंजलि का है, एक हिमालय का है। तो लोग अपने हिसाब से प्रचार करते हैं। ठीक है, हिमालय जो कंपनी सोचती है कि मेरे प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा हैं, कॉलगेट सोचती है कि मेरे प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसी समय चाय की बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, तो उस समय एक लिप्टन चाय था, लिप्टन अभी भी है, वो लिप्टन चाय अभी भी मार्केट में मिलता है, ग्रीन टी उसका अच्छा खासा आता है।
तो लिप्टन चाय का प्रचार ब्रिटिश लोग कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि चाय और कॉफ़ी ब्रिटिशों की देन है, अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के आने से पहले कोई भी चाय कॉफ़ी नहीं पीता था, ठीक है। और जो चाय कॉफ़ी है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स करती है हमारे शरीर में, एसिडिटी को बढ़ाती है, उसमें टैनिन, कैफीन नामक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि लिप्टन टी का प्रचार करते समय उन्होंने क्या किया कि एक ड्राइंग बनाया, और ड्राइंग में क्या किया, ठीक है, कि जो भारतीय राजमहल जो महल है उनको पीछे दिखा दिया, और उनके सामने घोड़े पर एक राजकुमार को दिखाया। वह राजकुमार कौन था? वह राजकुमार था ऑर्थर, प्रिंस ऑर्थर। प्रिंस ऑर्थर कौन है? तो उस समय की महारानी, ठीक है, महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया जो से महारानी थी, उनका तीसरा बेटा, ठीक है, यानी राजकुमार ऑर्थर, जिसे ड्यूक ऑफ नॉट के नाम से जाना जाता है। उसका एक टाइटल दिया गया है ड्यूक ऑफ नॉट। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ड्यूक ऑफ नॉट के नाम से किस राजकुमार को जाना जाता है? तो प्रिंस ऑर्थर को। प्रिंस ऑर्थर कौन है? तो प्रिंस ऑर्थर महारानी विक्टोरिया का थर्ड सन है, ठीक है। और प्रिंस ऑर्थर ही हुआ, ड्यूक ऑफ नॉट के नाम से जाना जा रहा है, वही हुआ जो प्रथम मतलब ब्रिटिश अधिकारी हुआ, मतलब प्रथम ब्रिटिश अधिकारी हुआ जो कनाडा का गवर्नर जनरल बना। कनाडा का गवर्नर जनरल, जैसे भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल जैसे रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, उसी तरीका से जो कनाडा आप देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है कनाडा, ठीक है, यूएसए से ऊपर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ऊपर उसका लोकेशन है। तो कनाडा का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, जो ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करता था, उसका नाम था प्रिंस ऑर्थर। प्रिंस ऑर्थर कौन थे? महारानी विक्टोरिया के थर्ड सन थे, ठीक है। तो वह जो विज्ञापन निकाला गया लिप्टन चाय के लिए, उसमें दिखाया गया कि पीछे एक राजमहल है और सामने मतलब वो जो महारानी विक्टोरिया का जो थर्ड सन है प्रिंस ऑर्थर, वो क्या है? घोड़े पर बैठे हुए हैं। अब इससे क्या मतलब निकला? इससे ये मतलब निकलता है कि जो लिप्टन चाय होते हैं शाही फैमिली के परिवार पीते हैं, मतलब जो अमीर अमीर खानदान के लोग वे लोग पीते हैं, यानी जो अमीर लोग हैं वे लोग शाही चाय पिए, यानी लिप्टन चाय पिए, ठीक है। इस तरीका से मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई, ठीक है, इंसानों को कि आइए और ये चाय पीजिए, ये चाय स्वाद में बहुत बेहतर है, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे की ओर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल, जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के नाम वारेन हेस्टिंग्स थे, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। तो सब बात की बात है, लिखे हम जो भी एनसीईआरटी के हिसाब से उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो जो हमारा जो लेक्चर डाला जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप उसमें आके देख सकते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बताया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल हुए वो आपके मतलब वारेन हेस्टिंग्स हुए। बाद में गवर्नर जनरल के वायसराय नाम दे दिया गया था, तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है, जो भारत की आज़ादी के समय थे, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्रम लिख दिए हैं हमने कि सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे होते हैं, हेस्टिंग्स, उसके बाद वेलेस्ली, उसके बाद बेंटिंग, उसके बाद डलहौजी, उसके बाद कैनिंग, ठीक है। और तो फिर लॉरेंस, फिर बेंटिंग, लिप्टन, और उसके बाद फिर रिपन, ठीक है। उसके बाद कर्जन, उसके बाद हार्डिंग, उसके बाद इरविन, ठीक है। गांधी इम्पैक्ट फिर हुआ था। तो ये एक सीरीज में लिख दिया कि कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब बात यहाँ पे होती है कि जो इतिहासकार लोग थे, ब्रिटिश जो इतिहासकार थे, ठीक है, तो वे लोग जो गवर्नर जनरल होते थे उनके मतलब उनके दरबार में रहते थे, मतलब उनके कोर्ट में रहते थे, और क्या करते थे, उनके हिसाब से हिस्ट्री लिखते थे। यदि आप ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़िएगा तो आपको हेस्टिंग्स के बारे में, वेलेस्ली के बारे में, कैनिंग के बारे में, वेंटिंग के बारे में, कर्जन के बारे में दुनिया भर की बातें मिलेगी, ठीक है। मैंने ऐसा लगता है कि सब जितना भी काम वही करते थे, बाकी सारी दुनिया तो मौक थी, कुछ करती ही नहीं थी, ठीक है। सिर्फ वही लोग, उन्हीं लोगों का काम बचा हुआ था। वरना जितना भी ब्रिटिश इतिहास पढ़ो तो खाली महिमा मंडन किया गया है, पूरा महिमा मंडन की, गर्जन ऐसे था, वेंटिंग ऐसा था, लिप्टन ऐसे था, रिपन ऐसे था, सिर्फ और सिर्फ उसका महिमा मंडन किया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है ब्रिटिश इतिहास में, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो ब्रिटिश इतिहास है वो खासकर गवर्नर जनरल के चारों ओर घूमती रहती है, और कोई बात नहीं की गई उसमें। तो ये बातें होती हैं। चलिए अब देखते हैं। तो क्या होता है कि जब समय आता है 1817 ईस्वी का, 1817 ईस्वी में, ठीक है, एक स्कॉटलैंड एक देश है, स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्री के साथ साथ वो पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं, मतलब राजनीतिक
दर्शन समझते हैं आप लोग, ठीक है। राजनीति पे अपना वो दर्शन भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। और उनका नाम है जेम्स मिल, ठीक है। तो जेम्स मिल ने एक किताब लिखा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जेम्स मिल, उन्होंने किताब लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपसे पूछ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक किसने लिखा था, ठीक है। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर यानी राजनीतिक दर्शनज्ञ जो भी है दर्शन शास्त्री जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक बुक लिखा और इसे 3 भागों में बांट दिया उन्होंने, ठीक है। 3 मोटे मोटे खंडों में किताब लिखा गया जेम्स मिल के द्वारा। और जाहिर सी बात यूरोपियन थे, स्कॉटलैंड के थे, तो उनकी भी मानसिकता अंग्रेजों के प्रति झुकाव की थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बुक लिखा गया ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनको 3 भागों में बांटा। और क्या क्या पता है आपको, ठीक है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और थर्ड ब्रिटिश, ठीक है। और 3 भागों में बांटा, ठीक है। और ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में बांटा है, एक हिंदू हिस्ट्री, एक मुस्लिम हिस्ट्री और एक ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। जो कि अगर कहा जाए रियल रूप से, ठीक है, तो वह बेतुकी बातें थी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह पूर्णतः हिंदू साम्राज्य है या पूर्णतः मुस्लिम साम्राज्य का काल आया, उसके बाद अंग्रेजों का काल आया, ठीक है। उसमें अंग्रेजों का बहुत मंडन किया गया कि अंग्रेज लोग आए तो ये उन्नति किए, अंग्रेज लोग आए तो वो उन्नति किए, ठीक है। सारे अंग्रेजों की बड़ाई लिखी गई। हिंदू लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, वे लोग सिर्फ उनका कुछ काम धंधा नहीं था, वे सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते थे, ठीक है। मतलब बहुत सारी उनकी बुराइयां लिखी गई, ठीक है। जबकि हम किसी भी काल को हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड या ब्रिटिश पीरियड नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यदि आप मिडिल हिस्ट्री को देखिएगा, बोले मध्यकालीन भारत पे, तो मध्यकालीन भारत में यहाँ पे मुगलों का अधिकार था, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का भी अधिकार था, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ, ठीक है, राजस्थान में राजपूतों का अधिकार था, ठीक है। साउथ इंडिया में मराठों का अधिकार था, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हैं कहीं पे, तो आप हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। तो आप किसी पूरे भारत को आप मुस्लिम साम्राज्य कैसे कह सकते हैं, या पूरे भारत को आप हिंदू साम्राज्य कैसे कह सकते हैं? यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था, ठीक है, उसने अंत में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय में था, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग आता है, उसके बाद वो हिंदू धर्म से पहला ब्राह्मण राजा होता है पुष्यमित्र शुंग। तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, कि आप ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि प्राचीन भारत भी पूरी तरह से हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर शुरू से ही क्या हुआ कि अनेक अनेक धर्मों के लोग ने अनेक धर्म माना, अनेक अनेक धर्मों के लोग ने अपने तरीका से राज चलाया और अपने तरीका से शासन किया। तो आप ये नहीं कह सकते कोई हिंदू साम्राज्य है, कोई मुस्लिम साम्राज्य है, या कोई से ब्रिटिश साम्राज्य भी था। जब यहाँ पे जब ब्रिटिश सत्ता अपनी चरम पे पहुँच गई, उस समय भी बहुत सारे क्षेत्रीय राजा थे, ठीक है, जो जैसे झांसी हो गई, फिर सतारा हो गया, नागपुर हो गया, ठीक है, इंदौर हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम किया और बहुत सारे आज़ादी के समय तक, जैसे आपने ग्वालियर का सिंधिया, जैसे अभी वसुंधरा राजे सिंधिया का आप देख रहे हैं कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री बनने के कगार पे हैं, ठीक है। तो उनकी माता विजय राजे सिंधिया, ठीक है, तो वे लोग फैमिली थे, ठीक है। ऐसा ही आप कह सकते हैं कि वह प्योर ब्रिटिश थी, ठीक है। तो जेम्स मिल की मानसिकता साफ साफ झलकती है कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद जो मतलब हिस्टोरियन हुए, उन्होंने क्या किया कि पूरे इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत, ठीक है। तो ये 3 भागों में हिस्ट्री को बांट दिया गया, ठीक है। फर्स्ट प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। अब इसी तरीका से क्या होता है कि इतिहास चलते हैं, अभी भी चलते हैं, उसी तरीका से हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है। एक बात हम लोग देखते हैं, बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्काइव्स की स्थापना 1920 के दशक में हुआ दिल्ली में, ठीक है। आर्काइव्स क्या होता है? आर्काइव्स का हिंदी अभिलेखागार होता है, जहाँ पे अभिलेख लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजों का यह मानना था ना बाबू कि अंग्रेज लोग जो हैं, ठीक है, उनका शुरू से ही मानना था कि कोई भी जो काम हो सकता है मौखिक नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी काम को मौखिक रूप से नहीं करो, हर एक काम को और हर एक डॉक्यूमेंट्स को लिखना जरूरी है, ठीक है। साफ साफ लिखना जरूरी है कि रिकॉर्ड्स, मतलब लोग रिकॉर्ड्स रखने में महारत हासिल
किए हुए थे, मतलब कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे अभी भी आप लोग जानते हैं कि छोटे-छोटे बैंक के लोन के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जाति, आय, आवासीय है, चाहे फॉर्म भरते हैं उस समय बहुत डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, उन्हीं का लोगों का देन है, अंग्रेजों का देन है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग शुरू से यही लगता था कि नहीं, मौखिक कोई काम नहीं होने चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट के व्यू से होना चाहिए, ठीक है। आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का लोग शुरू से ही मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड थे डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट पर उनके झुकाव ज़्यादा था। तो डॉक्यूमेंट को रखने के लिए जो कागज पत्तर है उनको रखने के लिए उन्होंने एक घर बनाया, ठीक है, महल, एक बड़ा बिल्डिंग बनवाया, ठीक है। और उस बिल्डिंग जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते थे, ठीक है, सारे रजिस्ट्री के पेपर रखे जाते, डॉक्यूमेंट के पेपर रखे जाते थे, ठीक है। तो उस बिल्डिंग को ही क्या कहा गया, अभिलेखागार। अभिलेखागार मतलब जहाँ अभिलेख रखे जाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि अभिलेखागार और जो म्यूजियम बनाया गया, नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है, ठीक है, दोनों वायसराय हाउस के नज़दीक बनाए गए थे। वायसराय हाउस, वायसराय जहाँ रहता था तो वायसराय हाउस के नज़दीक बना सकते थे, ठीक है। वायसराय जो भारत में मतलब सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। सॉरी, 1858 के बाद तो डायरेक्ट क्राउन के पास चला गया था, मैंने ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है। और उसी के पास, ठीक है, म्यूजियम भी बनाया गया है और अभिलेखागार भी बनाया गया है, दोनों के दोनों बनाया गया है। तो आप उसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि क्या उसकी अहमियत थी, किसकी, अभिलेखागार की और नेशनल म्यूजियम की, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। और ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो था मतलब चूज करेक्ट एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल में बांट दिया जाए। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जेम्स मिल ने, करेक्ट आंसर है, जेम्स मिल ने क्या किया, पहले हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, फिर ब्रिटिश, 3 कालों में बांट दिया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल गलत, ठीक है। सरकारी दस्तावेज जो भी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा तैयार किए गए थे वो अफसर तैयार किया था, वो प्राइवेट इंडिविजुअल तैयार किया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो आम लोगों की राय की तो हमें कोई जानकारी मिलती नहीं है कि आम लोग क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे। यह सरकारी दस्तावेज से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार क्या समझती थी, ब्रिटिश हुकूमत क्या सोचती थी और जो प्राइवेट ऑफिसर थे वे लोग क्या सोचते थे, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। अंग्रेजों को शुरू से ही लगता था कि शासन चलाना है तो हमें रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास कि किस में कितना रिसोर्सेस है, कितना संसाधन है, क्या खपत है, कितनी संपत्तियां हैं, ठीक है, सारी रिसोर्सेस हमारे पास होना चाहिए, पूरे डेटा होना चाहिए, राजस्व का डेटा, ठीक है, भूमि का डेटा, हर एक डेटा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्या है। मैंने आपको समस्या बता दी कि जेम्स मिल ने कहा कि 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ठीक है। जबकि हमने बताया कि कोई भी टाइम पीरियड में ऐसा हुआ ही नहीं, बिल्कुल गलत था, कि कभी न कभी पूरी तरह से पूरे भारत में हिंदू का शासन हो पाया, न मुस्लिम का शासन हो पाया और न ईसाइयों का शासन हो पाया, ठीक है। यहाँ पे कंबाइंड शासन हुए क्रिएट, ठीक है। तो आप किसी शासन को पूरा तरह से हिंदू, पूरी तरह मुस्लिम, ईसाई नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो किसी मेजर भाग पे हुआ, ज़्यादा भाग पे हुआ भारत के, कि ज़्यादा भाग पे कभी मुस्लिम का हुआ, कभी हिंदू का हुआ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हिंदू का या पूरी तरह मुस्लिम का हुआ या पूरी तरह ईसाई का हुआ, ठीक है। अलग अलग धर्म, जैसे जैन वाले भी थे, अजीवक संप्रदाय भी थे, बौद्ध धर्म वाले थे प्राचीन भारत में, तो आप ये पूरी तरीका से नहीं कह सकते हैं, यह समस्या थी। बोला अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखने क्या बनाया, अभिलेखागार बनवाया, आर्चाइव्स बनवाया, ठीक है। और अभिलेखागार में उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सिक्योरिटी पूर्ण से बहुत अच्छे तरीक़ा से क्या किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स को रखे और ये अभिलेखागार बहुत मजबूत होते थे, बहुत सुरक्षित होते थे, ठीक है, कि इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सके, इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती थी।
बोलते इतिहासकार पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोले इतिहासकार पुराने अखबार से जो जानकारी जुटाते हैं, ठीक है, वो पुलिस की रिपोर्ट से अलग कैसे है। ठीक है, तो देखिए पुलिस तो सरकार का है, ठीक है, पुलिस तो सरकार की है ना, तो जो पुलिस जो है सरकार की है, तो पुलिस क्या करती है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कितनी बार क्या होती है, गलत रिपोर्ट बना के दे देती है। ठीक है, हुआ घटना कुछ और है, पुलिस रिपोर्ट बना के कुछ और सबमिट कर रही है। ठीक है, लेकिन जो पुराने अखबार थे, जैसे मान लेते हैं कि मराठी लिखा गया था, केसरी लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बहुत सारे अखबार उसमें दीनबंधु वहाँ से निकलते थे, क्या बोलते हैं, ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा दीनबंधु थे। ठीक है, और फिर था काश्तकार की चाबुक, जिस किताब लिखी गई थी गुलामगिरी, फिर उनके द्वारा बुक लिखा गया था, लेकिन दीनबंधु न्यूज़ पेपर था। तो अब जैसे प्राइवेट लोग हैं, तो प्राइवेट लोग जो अलग अलग जो लोग हैं, आम लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग कुछ न्यूज़पेपर निकालते थे, तो जो न्यूज़पेपर निकालते थे वो जनता की भावनाओं को लिखते थे। ठीक है, तो जनता का भी कुछ अलग होता था, पुलिस का भी कुछ अलग होता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों का भी अलग अलग होगा कि पुलिस जो है वो ब्रिटिश राज के प्रति समर्पित है। ठीक है, लेकिन जनता तो उनसे छुटकारा चाहती है, जनता कुछ और बयान करती थी, पुलिस कुछ और बयान करती थी, तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों रिकॉर्ड क्या होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट था क्लास 8 का वो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर सेकंड को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।